Hello everybody, welcome back to my channel English with Amrita. Today we are going to study an essay, The Road to Happiness, written by Bertrand Russell. The lifespan of Bertrand Russell is 1872 to 1970. So before going for line by line explanation, I would like to discuss the biography of Bertrand Russell in a very brief manner. He was a British philosopher, logician, mathematician, essayist, and social critic. Bertrand Russell studied mathematics and philosophy at Trinity College, Cambridge. Very, very important. Bertrand Russell was related to Trinity College, Cambridge. ये पूछा जा सकता है कि रसेल का एल्मा मैटर क्या था, तो ट्रिनिटी कॉलेज. His most influential work, written with Alfred North Whitehead, is Principia Mathematica. Okay, तो ये याद रखेंगे. His first major published work was German Social Democracy, written in 1896. तो इनका एक वर्क था जर्मन सोशल डेमोक्रेसी, ये 1896 में था. एंड द नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज he received Nobel Prize in Literature in 1950. Very very important. 1950 में इनको नोबेल मिलता है for his humanitarian and rational writings. His last major work was the autobiography of Bertrand Russell, 1967 to 1969. He was a polymath. Polymath मतलब someone who has knowledge of various subjects. Okay, and had married 4 times. 4 बार शादी किए थे. It is just for a general understanding. And polymath वो इंसान जिसके पास बहुत सारे subjects का knowledge होता है. He was credited as one of the founders of analytic philosophy. तो ये भी याद रखेंगे कि वो analytic philosophy के क्या थे, फाउंडर थे. W.T. Ross said that Russell held a deeply colonized mindset. W.T. Ross was a critic और उन्होंने कहा कि रसेल का जो माइंड था वो colonized mindset से लिखते थे. Now the essay we are going to deal is the road to happiness. ये हमारा essay है जो हमारे सिलेबस में है, यूपी एलटी ग्रेड के सिलेबस में, द रोड टू हैप्पीनेस. ये पब्लिश हुआ था उनके एक एसे कलेक्शन जिसका नाम था पोर्ट्रेट्स फ्रॉम मेमोरी एंड अदर एसेस. सो दिस वाज ऑल अबाउट हिज बायोग्राफी इन अ ब्रीफ मैनर. नाउ वी विल मूव टू the essay and we will see the line by line explanation. Okay, so let's begin. For over 2000 years, it has been the custom among earnest moralists to decry happiness as something degraded and unworthy. Okay? Degraded and unworthy. For over 2000, तो 2000 साल से अधिक तक ये कस्टम रहा है कि जो अर्नेस्ट मॉरलिस्ट हैं, अर्नेस्ट मतलब होता है सीरियस, जो अर्नेस्ट मॉरलिस्ट हैं वो क्या करते थे, डिक्राई. डिक्राई मतलब क्रिटिसाइज, डिस्करेज, है ना, डिस्पाइज, हेट करते थे या क्रिटिसाइज करते थे हैप्पीनेस, हैप्पीनेस को एज समथिंग रिग्रेडेड एंड अनवर्दी. तो 2100 साल से अधिक तक जो ये मॉरलिस्ट थे, जो अर्नेस्ट मॉरलिस्ट थे, वो डिक्राई करते थे हैप्पीनेस को और कहते थे कि ये एक डिग्रेडेड एंड अनवर्दी, मतलब लो क्लास की चीज है, इसके पीछे इतना पागल नहीं होना चाहिए, है ना. इट इज नॉट टू वर्थ टू हैव इट, ये इसको परसू करने के लायक नहीं है. द स्टोइक्स फॉर सेंचुरीज अटैक्ड एपिक्यूरस हु प्रीच्ड हैप्पीनेस. द स्टोइक्स कौन थे, फिलोसोफर थे जो मोरालिटी की बात करते थे. कहते थे कि लाइफ जो है वो मोरल प्रिंसिपल्स पे जीनी चाहिए एंड लाइफ शुड बी फुल ऑफ मोरालिटी. पूरी लाइफ आपको मोरालिटी को पीछा करना चाहिए, उसको पाने की कोशिश करना चाहिए. तो जो स्टोइक्स थे सालों तक, फॉर सेंचुरी, अटैक्ड एपिक्यूरस, वो एपिक्यूरस को अटैक किए. नाउ हु वाज एपिक्यूरस? एपिक्यूरस जो थे वो एक एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर थे
फोर्थ सेंचुरी बीसी के। एंड ये एपिक्यूरियनिज्म फिलोसफी को प्रोपाउंड किए थे। हु प्रीच्ड हैप्पीनेस, और एपिक्यूरियन फिलोसफी कहती है कि एवरी शुड हैव हैप्पीनेस एंड प्लेजर। लाइफ में हैप्पीनेस और प्लेजर के पीछे को परसू करना चाहिए, है ना। सॉरी। तो जो स्टोइक्स थे, जो मोरालिटी की बात करते थे, वो एपिक्यूरस को बहुत क्या करते थे, सालों तक क्या किए, इनको क्रिटिसाइज किए, अटैक किए। दे सेड, अब यहाँ पे ये दे कौन है, ये दे हैं स्टोइक्स। कौन है यहाँ पे, दे आर स्टोइक्स। दे सेड दैट हिज वाज अ पिक्स फिलोसफी। जो एपिक्यूरस की फिलोसफी थी उसको पिक्स फिलोसफी इन्होंने कहा था, स्टोइक्स ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसने किसकी फिलोसफी को पिक्स फिलोसफी कहा था, तो स्टोइक्स ने एपिक्यूरस की फिलोसफी को बोला था। एंड शोड, और दिखाते थे, देयर सुपीरियर वर्च्यू, अपने आप को सुपीरियर दिखाते थे। कौन, स्टोइक्स, बाय इन्वेंटिंग स्कैंडलस लाइज अबाउट हिम। और झूठी झूठी बातें बोलते थे, है ना, झूठी गलत बातें बोलते थे एपिक्यूरस के बारे में। कभी कभी क्या होता है कि आप किसी के बारे में बहुत सारे रॉन्ग फैक्ट्स बोलिए, एक टाइम आएगा कि वो जो रॉन्ग बातें होती हैं, जो गलत बातें, जो झूठी बातें होती हैं, वो एक डेटा बन जाती है ना। और वो एक टाइम के बाद लगता है कि सच ही तो है, क्योंकि एवरीवन टॉक्स अबाउट इट, सब लोग उसको बोलते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं, है ना। वन ऑफ देम मतलब उन स्टोइक्स में से एक कौन था, क्लींस। ओके, उसमें से कौन था, क्लींस। नाउ क्लींस कौन है, ये सब कुछ जो रेफरेंसेस आ रहे हैं, अल्यूजन्स आ रहे हैं, आप इसको नोट डाउन करेंगे। ओके, वन ऑफ देम, उनमें से एक जो थे क्लींस से, ये भी एक ग्रीक स्टोइक फिलोसोफर थे। वांटेड एरिस्टार्कस persecuted for advocating the Copernican system of astronomy। तो एरिस्टार्कस को क्या, उन्होंने बहुत टॉर्चर किया था, उनको बहुत क्रिटिसाइज किया था, किसने, क्लींस ने। किस लिए, फॉर एडवोकेटिंग द कॉपरनिकन सिस्टम ऑफ एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में जो कॉपरनिकन सिस्टम था, उसको एडवोकेट करने के लिए क्लींस ने एरिस्टार्कस को बहुत क्रिटिसाइज किया था। ना एरिस्टार्कस के बारे में हम एक बात समझेंगे कि वो एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे एंड एस्ट्रोनॉमर थे, और उनका ये मानना था कि सन इज इन द सेंटर। जो कॉपरनिकस सिस्टम था उसका मानना था कि सन इज इन द सेंटर एंड अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन। ये कॉपरनिकन सिस्टम है, इसी को वो सपोर्ट करते थे एरिस्टार्कस। तो ये सच बात थी। तो आप हिपोक्रेसी देखिए कि सच बात को भी प्रमोट करने के लिए आपको क्रिटिसाइज किया जाता था। अनदर, दूसरा स्टोइक कौन था, मार्कस ऑरेलियस। एक ये भी स्टोइक्स थे। परसिक्यूटेड द क्रिश्चियंस, क्रिश्चियन को बहुत टॉर्चर किया, किसने, मार्कस ऑरेलियस ने। ये रोमन के एम्परर थे, मार्कस ऑरेलियस ये रोमन एम्परर थे। ओके, एंड स्टोइक फिलोसोफर थे। इन्होंने भी क्रिश्चियन को बहुत टॉर्चर किया। वन ऑफ द मोस्ट परसिक्यूटेड मतलब टॉर्चर करना, प्रताड़ित करना। वन ऑफ द मोस्ट फेमस ऑफ देम सेनेका। उसमें से सबसे ज्यादा फेमस कौन थे, सेनेका। अबेटेड नेरोज एबोमिनेशंस। एबेटेड मतलब होता है, अबेटेड मतलब एनकरेज करना, सपोर्ट करना। तो सेनेका एबेटेड नेरोज अबोमिनेशन। एबोमिनेशन मतलब होता है क्रूएलिटी। तो सेनेका ने एनकरेज किया, सपोर्ट किया नीरो के क्रूएलिटी को, है ना। नीरो कौन थे, नीरो जो थे फिफ्थ एम्परर ऑफ रोम, रोम के फिफ्थ एम्परर थे। तो उनके बहुत क्रूएल एम्परर थे, उनके क्रूएलिटी को सपोर्ट किया सेनेका ने। अमास्ड अ वास्ट फॉर्चून, सेनेका ने क्या किया था, सॉरी नीरो ने अमास्ड अ वास्ट फॉर्चून, एक बहुत बड़ा फॉर्चून, वेल्थ कलेक्ट किया था, पजेस किया था। एंड लेंट मनी टू बोडिसिया एट सच एन एग्जॉर्बिटेंट रेट। और वो मनी क्या करते थे, देते थे रेंट पे, सॉरी नॉट रेंट पे, आई एम सॉरी, वो क्या थे, इंटरेस्ट पे मनी देते थे, है ना। और इंटरेस्ट पे मनी देते थे, और बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे, एग्जॉर्बिटेंट मतलब बहुत हाई इंटरेस्ट रेट,
बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे वो क्या देते थे, मनी देते थे। इससे क्या हुआ कि जो क्वीन बोडिसिया थी, क्वीन बोडिसिया क्या थी, ये ब्रिटिश आइसीन ट्राइब की क्वीन थी। इन्होंने रेबेल कर दिया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट शी वाज ड्रिवन इनटू रिबेलियन, कि लास्ट में बोडिसिया को रेबेल करना पड़ा था, किसके खिलाफ, नीरोज के खिलाफ। सो मच ऑफ एंटिक्विटी, पुराने समय के लिए तो इतना बहुत है ना। सो मच ऑफ एंटिक्विटी, अगर इतना पुराने समय के लिए बहुत है। स्किपिंग द नेक्स्ट 2000 ईयर्स, अगर 2000 साल के बाद की बात करें, यानी कि उस वक्त के मॉडर्न टाइम की बात करें, वी कम टू द जर्मन प्रोफेसर, तो हम जर्मन प्रोफेसर की बात करेंगे, हु इन्वेंटेड द डिजास्ट्रस थियरीज। उन्होंने ऐसी ऐसी डिजास्टर्स थियरी इन्वेंट की, खतरनाक थियरीज इन्वेंट की, दैट लेड जर्मनी, जिसने जर्मनी का डाउनफॉल करा दिया, एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टू इट्स प्रेजेंट पेरिलस स्टेट। पेरिलस मतलब दयनीय, रेच्ड, सबसे बेकार हालत जो आज दुनिया की है, ये इन्हीं जर्मन प्रोफेसर्स की है। ये वर्ल्ड वॉर के टाइम की बात हो रही है। All these learned men despised happiness. ये जितने पढ़े लिखे लोग हैं, इन सभी ने क्या हुआ, डिस्पाइज, हेट किया, इग्नोर किया हैप्पीनेस को, एज डिड देयर ब्रिटिश इमिटेटर, जैसा कि इनका ब्रिटिश इमिटेटर कार्लाइल ने किया था, हु इज नेवर weary ऑफ टेलिंग अस, जो हमें बताते हुए थकता नहीं, दैट वी ऑट टू eschew हैप्पीनेस, eschew मतलब इग्नोर करना, रिजेक्ट करना, we ought to eschew happiness in favor of blessedness, कि हमें हैप्पीनेस को इग्नोर करना चाहिए और हमें ब्लेस्डनेस, बी ग्रेटफुल व्हाट यू हैव, उसके लिए ग्रेटफुल रहिए। उस तो ग्रेटफुल होने को फेवर करना चाहिए, ना कि हैप्पीनेस को। अगर आप हैप्पीनेस को फेवर करेंगे तो आप बहुत सारे एक्सपीरियंस लेना चाहेंगे, आप नई नई चीजें ट्राई करेंगे, बट ब्लेसनेस, अगर आप ग्रेटफुल हो गए किसी चीज के लिए तो आप रुक जाते हैं। वॉट एवर यू हैव, यू आर कंप्लेसेंट, आप संतुष्ट हो जाते हैं कि अच्छा जो भी मेरे पास है उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, है ना। ही फाउंड ब्लेस्डनेस इन रादर ऑड प्लेसेस, यहाँ पे राइटर थोड़े सरकास्टिक हो रहे हैं और वो कहते हैं कि कार्लाइल इतना ब्लेस्डनेस की बात करते थे कि कभी कभी तो बहुत ऑड जगहों पे ब्लेस्डनेस देख लेते थे, जैसे क्रॉमवेल्स आयरिश मसाकर, क्रॉमवेल ने आयरलैंड में मसाकर किया था, उसमें भी उनको ब्लेस्डनेस दिखा। फ्रेडरिक द ग्रेट ब्लड थर्स्टी परफिडी, उनको फ्रेडरिक का जो ब्लड थर्स्टी मूवमेंट था उसमें उनको दिखा था ब्लेस्डनेस। एंड गवर्नर आयर्स जमाइकन ब्रुटैलिटी, और जो गवर्नर आयर थे उन्होंने जमाइका में जो ब्रुटैलिटी लेड किया था उसमें भी उनको ब्लेस्डनेस दिखा था। यहाँ पे राइटर is being sarcastic, है ना। Now move to the next passage. In fact, contempt for happiness is usually contempt for other people's happiness. Writer कहना चाहता है कि अगर contempt मतलब हेट है ना, हेट्रेड, कि अगर हैप्पीनेस को अगर आप हेट करते हैं, अगर आप हैप्पीनेस को क्रिटिसाइज करते हैं, इट मीन्स दैट आप लोगों की हैप्पीनेस को भी हेट करते हैं, उनको भी क्रिटिसाइज करते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को कोई प्लेस नहीं देते, कोई वैल्यू नहीं देते, इट मीन्स कि दूसरा भी अगर हैप्पी है तो वो भी आपको खराब लगेगा। एंड इज एन एलिगेंट डिस्गाइज, और एक सच बताएं तो ये क्या है, ये एक डिस्गाइज के जैसे है फॉर हेट्रेड। ऐसा लगता है कि जो हेट्रेड है, हेट्रेड ऑफ द ह्यूमन रेस, एक्चुअली ये एक डिस्गाइज फॉर्म में है। क्या है, हेट्रेड ऑफ द ह्यूमन रेस। ये वैसा ही है जैसे आप ह्यूमन रेस को नफरत करते हैं। इट मीन्स अगर आप हैप्पीनेस को क्रिटिसाइज करते हैं, इट मीन्स कि आप ह्यूमन रेस को ही नफरत करते हैं, उसको क्रिटिसाइज करते हैं। अगर आप ह्यूमन हैं तो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस होगा ही होगा, इनसेपरेबल पार्ट है। Even when a man genuinely sacrifices his own happiness in favor of something, राइटर कहता है कि यहाँ तक कि अगर कोई इंसान अपनी सेक्रीफाइसेस हिज ओन हैप्पीनेस, अपनी हैप्पीनेस को सेक्रीफाइस कर देता है इन फेवर ऑफ समथिंग, किसी ऐसे चीज को अचीव करने में, दैट ही थिंक्स नोबलर, जो उसको लगता है कि बहुत नोबल है।
ही इज एप्ट टू रिमेन एनवियस, तो ऐसा संभावना है, सुटेबल है ना, एप्ट मतलब सुटेबल, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ही रिमेन एनवियस, कि वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा रहेगा, उसके अंदर एनवियस ना ऐसे दुश्मनी की भावना रहेगी, ऑफ दोज उनके लिए, हु इंजॉय जो इंजॉय करते हैं, अ लेसर डिग्री ऑफ नोबिलिटी, जो थोड़ा कम बहुत, जो जो नोबिलिटी के थोड़े बेसर फॉर्म को इंजॉय करते हैं। अभी इसको मैं क्लियर करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि आप एस्पिरेंट हैं और आपने सोचा कि अभी मैं कहीं घूमने नहीं जाऊंगा, जब मेरी जॉब लग जाएगी तब मैं उत्तराखंड जाऊंगा घूमने। फॉर एग्जाम्पल आपने एक नोबलर आपने एम डिसाइड कर लिया कि नहीं, अभी मैं कहीं घूमने नहीं जा सकती, अभी मैं खुश नहीं हो सकती, मेरी जॉब लगेगी तभी मैं यहाँ घूमने जाऊंगा, राइट। अब दूसरा आपके बगल का इंसान, वो उत्तराखंड तो नहीं जा रहा है, थोड़ा उससे लेस डिग्री की नोबिलिटी, कि वो कहीं गया अभी यही आपके पास में ही जो टूरिस्ट प्लेस है वहां पे घूम के आ गया, वो खुश है। अब आपको आपके बगल के इंसान के लिए एनवियस फीलिंग आएगी, दुश्मनी की भावना आएगी, आप उससे खुश नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप जो करना चाहते हैं लेकिन उसको होल्ड पे रखे हैं, समवन इज एंजॉयिंग द सेम थिंग, आपके बगल वाला उस चीज को एंजॉय कर रहा है, आपके अंदर एनवियस फीलिंग आएगी। एंड दिस एनवी विल, और ये जो आपके अंदर जो दुश्मनी वाली जो फीलिंग है, ऑल टू ऑफन अक्सर मेक दोज हु थिंक देमसेल्फ सेंट, जो लोग सोचते हैं अपने आप को कि वो सेंट हैं, यानी कि सभ्य हैं, अच्छे हैं, सिंपल है, जो लोग सोचते हैं उनको भी ये एनवियस फीलिंग जो है क्रूअल एंड डिस्ट्रक्टिव बना देती है। कि मतलब अगर आपके अंदर थोड़ी भी हेट्रेट की फीलिंग आ गई दूसरे के लिए, तो आप दूसरे के लिए नहीं, आप अपने को खत्म करते हैं, आप खुद क्रूएल एंड डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं। तो हैविंग फीलिंग ऑफ एनवी is very dangerous for you only. In our day, the most important examples of this mentality are the communist. हमारे टाइम में अगर इन बातों का, इस फैक्ट का अच्छा एग्जाम्पल कोई है तो वो कौन है? कम्युनिस्ट हैं, ऐसा रसेल कह रहे हैं। और ये एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन बनेगा इन टेक्स्ट तो ये वहीं से बनेगा। ओके, पीपल हु हैव थियरीज एज टू हाउ वन शुड लिव, ऐसे लोग जिनके पास थियरी है कि कैसे एक इंसान को जिंदगी जीनी चाहिए, टेंड टू फॉरगेट द लिमिटेशंस ऑफ नेचर, तो वो ह्यूमन नेचर के लिमिटेशंस को भूल जाते हैं। If your way of life involves constant restraint of impulse for the sake of someone supreme aim that you have set yourself, restraint मतलब होता है रुकना, किसी चीज को दबाना, रोकना, लिमिट करना। इफ योर वे ऑफ लाइफ, अगर जीवन जीने का तरीका आपका इन्वॉल्व करता है, कैसा है? कॉन्स्टेंट रेस्ट्रेंट, रोकता है, लगातार रोकते रहता है, ऑफ इम्पल्स, अपने इंस्टिंक्ट को, जो आपकी इंस्टिंक्ट है, जो आपके इम्पल्सेस हैं, है ना, कहते हैं ना कि ये मेरा इंस्टिंक्ट कह रहा था, मेरा मन कह रहा था, जो अंदर की भावना आती है उसको इम्पल्स कहते हैं। अगर आप उसको रोक रहे हैं, किस लिए? फॉर द सेक ऑफ समवन सुप्रीम एम, किसी सुप्रीम एम के लिए। अभी जो पीछे हम लोग एग्जाम्पल दिए थे किसी कहीं घूमने जाने के लिए, तो किसी बड़े काम के लिए आपके अंदर अभी जो आपकी भावना है उसको रोक रहे हैं, दैट यू हैव सेट फॉर योर सेल्फ, ऐसा एम जो आपने अपने लिए सेट किया है, उसको पाने के लिए आप अपने करंट फीलिंग्स को रोक रहे हैं। इट इज लाइकली दैट, ऐसी संभावना है कि द एम विल बिकम इंक्रीजिंगली डिस्टेस्टफुल, तो जो आपका एम है, जो आपने वो जो सुप्रीम एम सेट किया है, उसका कोई टेस्ट नहीं रहेगा, वो डिस्टेस्ट हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स दैट इट डिमांड्स। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत एफर्ट्स लगता है, किसी वो जो सुप्रीम एम है उसको पाने के लिए आपके पास उसमें इतना एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा कि जब आप उस चीज को पा जाएंगे तो वो डिस्टेस्टफुल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने इतनी मेहनत कर दी है कि अब वो मिले ना मिले कोई मतलब नहीं है। इम्पल्स, ऐसा इंस्टिंक्ट, ऐसी इनर नेचुरल जो फीलिंग है, डिनाइड, अगर आप उसको डिनाइड करते हैं, इट्स नॉर्मल आउटलेट्स, जो आपके जो इंस्टिंक्ट हैं, अगर उनका जो नॉर्मल बिहेवियर है, नॉर्मल आउटलेट्स मतलब बाहर आने का जो प्रवृत्ति है, अगर आप उसको डिनाई करते हैं, ओके,
विल फाइंड अदर्स, तो वो किसी दूसरे तरीके से निकलेगा, निकलेगा ही निकलेगा, प्रॉबेबली इन स्पाइट, ओके, मतलब किसी दूसरे तरीके से निकलेगा। प्लेजर, इफ यू अलाउ योर सेल्फ एट एनी ऑल, और अगर आपने प्लेजर को थोड़ा बहुत अलाउ कर भी लिया अपनी जिंदगी में कि चलो थोड़ा बहुत प्लेजर ले ही लेते हैं, विल बी डिसोसिएटेड फ्रॉम द मेन करंट ऑफ योर लाइफ, तो जो आपकी करंट लाइफ चल रही है ये इससे डिसोसिएटेड फील होगा, आपकी करंट लाइफ को सूट नहीं करेगा, एंड विल बिकम बैकी। सी, बैकस मतलब होता है वाइन, बट यहाँ पे बैकस का सेंस आएगा अनडिसिप्लिन्ड, है ना, बिना डिसिप्लिन का, एंड फ्रिवलस, फ्रिवलस मतलब मीनिंगलेस, कि तो ये क्या हो जाएगा, ये एक मीनिंगलेस एंड अनडिसिप्लिन्ड सा लगेगा। सच प्लेजर, और ऐसे प्लेजर ब्रिंग्स नो हैप्पीनेस, हैप्पीनेस नहीं लेके आते, बट ओनली अ डीपर डिस्पेयर, क्या आता है, एक गहरा डिस्पेयर, दुख, निराशा आपके जीवन में आ जाता है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पैसेज, एंड आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा है। इट इज अ कॉमन प्लेस among moralists that you cannot get happiness by pursuing it। ये एक कॉमन चीज है, एक कॉमन फैक्ट है मोरलिस्ट के बीच में। मोरलिस्ट इस बात पे बिलीव करते हैं दैट यू कैन नॉट गेट हैप्पीनेस बाय परसुइंग इट, आप हैप्पीनेस को उसका पीछा करके नहीं पा सकते कि नहीं नहीं आज मुझे खुश होना, नहीं नहीं मुझे कल खुश होना है, नहीं नहीं मैं खुश हूँ, इस तरह के बिहेवियर से हैप्पीनेस नहीं आती। दिस इज ओनली ट्रू इफ यू परसू इट वन अनवाइजली, आपको हैप्पीनेस तब मिलती है जब आप इसको अनवाइजली परसू करते हैं, यानी बिना किसी रूल के, बिना किसी पर्पस के आप कुछ भी कर रहे हैं, उस कुछ भी करने में, उस मीनिंगलेस एक्शन में आपको हैप्पीनेस जरूर मिल सकती है। ओके, नाउ गैम्बलर्स एट मोंटे कार्लो। मोंटे कार्लो क्या है, एक कसिनो एंड एंटरटेनमेंट का कॉम्प्लेक्स होता है, प्लेस होता है ना। तो गैम्बलर्स एट मोंटे कार्लो आर परसुइंग मनी। मोंटे कार्लो में एक कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे गैम्बलिंग होती है, वहां पे जो गैम्बलर्स हैं वो मनी परसू करने की कोशिश करते हैं, मनी कमाना है उनको, उनको अधिक से अधिक पैसा कमाना है, एंड मोस्ट ऑफ देम, और इसके जस्ट ऑपोजिट क्या होता है कि उसमें से बहुत सारे लोग पैसे हार जाते हैं, वो जाते हैं पैसे जीतने लेकिन पैसे हार जाते हैं। बट देयर आर अदर वे ऑफ परसुइंग मनी, हालांकि और भी तरीके हैं पैसे कमाने के, which often succeed, जो कि सक्सेस भी होते हैं। अब गैम्बलर तो नहीं सक्सीड हो पा रहे हैं क्योंकि ये जाते हैं पैसे कमाने और हार के आ जाते हैं, तो राइटर कहता है कि और भी तरीके हैं पैसे कमाने के, जो सफल हो जाएंगे तो आप खुश होंगे, अब पैसे हार जाएंगे तो खुश तो ऑब्वियस सी बात है कि नहीं होंगे। सो इट इज विद हैप्पीनेस, और ऐसा ही सेम हैप्पीनेस के साथ है। इफ यू परसू इट बाय मीन्स ऑफ ड्रिंक, अगर आप सोच रहे हैं कि ड्रिंक करके मुझे बहुत खुशी मिलेगी, यू आर फॉरगेटिंग द हैंगओवर, तो आप भूल रहे हैं कि अगले दिन उसका एक जबरदस्त हैंगओवर आपको होगा। एपिक्यूरस परसूड इट बाय लिविंग अ कॉन्जीनियल सोसाइटी। एपिक्यूरस क्या करते थे, उन्होंने हैप्पीनेस को कैसे परसू किया, वो एक कंजीनियल सोसाइटी, कंजीनियल सोसाइटी मतलब फ्रेंडली सोसाइटी, एक खुशनुमा समाज में रहने की कोशिश करते थे, एंड ईटिंग ओनली ड्राई ब्रेड, और सिर्फ ड्राई ब्रेड खाते थे, सप्लीमेंटेड बाय अ लिटिल चीज ऑन फीस्ट डेज, और कभी कभी फीस्ट डेज पे यानी चीट डेज पे वो क्या करते थे, थोड़ा बहुत चीज खा लेते थे, है ना। हिज मेथड प्रूव्ड सक्सेसफुल, तो उनका ये जो मेथड था वो सक्सेसफुल प्रूव हुआ इन हिज केस, उनके केस में, बट ही वॉज अ वेल्टी टू डी नेरियन, ठीक है, वो क्या थे, वेल्टी ट्यूडिनेरियन थे, एंड मोस्ट पीपल वुड नीड समथिंग मोर विगरस। वेल्टी ट्यूडिनेरियन मतलब होता है वीक, तो जब वो वीक थे, दुबले पतले थे, तो उन क्या होता था, उनका ड्राई ब्रेड खा के काम चल जाता था, बट मोस्ट पीपल वुड नीड समथिंग मोर विगरस, लेकिन बाकी जो लोग हैं या मोस्ट ऑफ द पीपल, वो क्या, उनको विगरस, वो जोशीले हैं, उनके पास शक्ति है, तो उन्हें ज्यादा चाहिए, ठीक है, उन्हें ज्यादा खाना चाहिए। फॉर मोस्ट पीपल द परसूट ऑफ हैप्पीनेस, द परसूट ऑफ हैप्पीनेस अनलेस सप्लीमेंटेड इन वेरियस वेज,
बहुत सारे लोगों के लिए द परसूट ऑफ हैप्पीनेस, ये जो हैप्पीनेस को परसू करने का जो मेथड है, अनलेस सप्लीमेंटेड इन वेरियस वेज, अगर वो बहुत सारे वेज से नहीं आ रहा है, इज टू एब्स्ट्रैक्ट एंड थियोरेटिकल। तो ये क्या है, बहुत सारे लोगों के लिए जो परसू कर हैप्पीनेस को परसू करने का जो उनका तरीका है, वे है, वो बहुत एब्स्ट्रैक्ट है एंड थियोरेटिकल है। टू बी एडिक्वेट एज अ पर्सनल रूल ऑफ लाइफ, तो वो क्या करते थे कि वो बहुत थियोरेटिकल, टू बी एडिक्वेट, कि वो पर्याप्त नहीं है एज अ पर्सनल रूल ऑफ लाइफ, पर्सनल अपने उनकी जो लाइफ है उसमें उनके जो पर्सनल रूल है उसके लिए एडिक्वेट नहीं है। बट आई थिंक दैट व्हाट एवर पर्सनल रूल ऑफ लाइफ यू मे चूज, लेकिन मेरा मानना है कि जो भी पर्सनल रूल आप अपनी लाइफ के लिए चूज करते हैं, इट शुड नॉट, ये नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट इन रेयर हीरोइक केसेस, कुछ हीरोइक केसेस को छोड़ दें तो, बी इनकम्पैटिबल विद हैप्पीनेस, तो ये हैप्पीनेस के साथ इनकम्पैटिबल नहीं होना चाहिए। इट मीन्स कि आपका जो रूल होना चाहिए वो हैप्पीनेस से कंपैटिबल होना चाहिए। देयर आर अ ग्रेट मेनी पीपल, बहुत सारे ऐसे महान लोग हैं हु हैव द मटीरियल कंडीशंस ऑफ हैप्पीनेस, उनको उनका हैप्पीनेस पाने का क्या कंडीशन है, मटीरियल है, कि जो मटीरियल पोजेशन है, कि जो मटेरियलिस्टिक चीज़ है अगर वो हम पजेस कर लेते हैं तो हम खुश हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हेल्थ एंड अ सफिशियंट इनकम, हेल्थ और सफिशिएंट इनकम, पैसा, एंड हु, जो नेवरदलेस आर प्रोफाउंडली अनहैप्पी, वही लोग मुख्य रूप से क्या है, अनहैप्पी हैं, अगर वो ऐसा सोचते हैं कि मटेरियलिस्टिक चीजें पाके वो खुश हो जाएंगे। दिस इज स्पेशली रूल ट्रू इन अमेरिका, ये अमेरिका में खास तौर से सच बात है। इन सच केसेस इट वुड सीम एज इफ द फॉल्ट मस्ट लाई विद द रॉन्ग थियरी, इन ऐसे केसेस में ऐसा लगता है, वुड सीम एज इफ, ऐसा लगता है, द फॉल्ट मस्ट लाई, कि गलती किसकी है, विद रॉन्ग थियरी, कि किसी गलत थियरी को अपनाने में गलती है, एज, जैसे कि, एज टू हाउ टू लिव, कि कैसे लाइफ को जिया जाए। तो अगर कोई अब गलत थियरी अपना लेते हैं लाइफ को आगे ले जाने के लिए, तो गलती आपके उस थियरी में है। इन वन सेंस, कुल मिला के अगर हम देखा जाए तो वी में से हम कह सकते हैं दैट एनी थियरी, कोई भी थियरी, एज टू हाउ टू लिव इज रॉन्ग, कि कैसे जिया जाए, अगर इसकी कोई थियरी है तो क्या है, वो गलत है। वी इमेजिन आवर सेल्फ मोर डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल्स दैन वी आर, हम अपने आप को एनिमल से बहुत डिफरेंट समझते हैं, इतना ज्यादा डिफरेंट समझते हैं जितने ज्यादा हम हैं नहीं, ऐसा रसेल का मानना है। एनिमल्स लिव ऑन इम्पल्स, एनिमल्स किस पे अपनी लाइफ को जीते हैं, इम्पल्स पे, अपने इंस्टिंक्ट में, जो अंदर से उनकी इच्छा हुई वो वही करते हैं। एंड आर हैप्पी एज लॉन्ग एज एक्सटर्नल कंडीशंस आर फेवरेबल, और जब तक कि बाहरी जो कंडीशन है, एनवायरमेंट है, अगर उनके फेवर में है तो वो खुश रहते हैं। पानी मिल गया रहने के लिए, पेड़ की छाया मिल गई, पेड़ मिल गए, जंगल है, तो ये उनका फेवरेबल कंडीशन है। अगर ये सब है तो एनिमल्स खुश रहते हैं। इफ यू हैव अ कैट, अगर आपके पास एक कैट है, इट विल इंजॉय लाइफ इफ इट हैज फूड एंड वार्मथ, तो वो अपनी लाइफ को इंजॉय करेगी अगर उसके पास खाना है, एंड वार्मथ एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर एन ओकेजनल नाइट ऑन द टाइल्स, अगर उस थोड़ी गर्माहट है उसके अगल बगल और कभी कभी उसको टाइल्स पे सोने को मिल जाए, तो इतने में वो जो कैट है वो खुश रहेगी। your needs are more complex than those of your cat, very very enlightening line, कि जो आपकी नीड है, यानी कि जो ह्यूमन बींग्स की जो नीड है वो कैट की नीड से बहुत कॉम्प्लेक्स है, हमारी जो नीड है बहुत ज्यादा है, बट दे स्टिल हैव देयर बेसिस इन इंस्टिंक्ट, है ना, लेकिन उनका जो बेसिस है वो उनके इंस्टिंक्ट में ही है, उनकी उनकी जो नेचुरल जो फीलिंग है वही उसी में उनका बेस है। इन सिविलाइज्ड सोसाइटी, अगर हम एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में देखें, स्पेशली इन इंग्लिश स्पीकिंग सोसाइटीज, मुख्य रूप से ऐसी सोसाइटीज जो इंग्लिश स्पीकिंग है, जो इंग्लिश जो ब्रिटेन में है, दिस इज एप्ट, दिस इज टू एप्ट टू बी फॉरगेटन, तो ये, इसको आप भूल नहीं सकते इस बात को, किस बात को, कि हमारी जो नीड है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है।
People propose to themselves some one paramount objective. जो लोग हैं वो अपने लिए एक पैरामाउंट मतलब बहुत उच्च स्तर का ऑब्जेक्टिव एम अपने लिए क्या करते हैं, डिसाइड कर लेते हैं एंड रेस्ट्रेन ऑल इम्पल्सेस दैट डू नॉट मिनिस्टर टू इट, और अपनी सारे इम्पल्सेस को रिस्ट्रेन कर देते हैं जो इसके काम नहीं आता। डू नॉट मिनिस्टर किसके काम, जो अब उसको जो पैरामाउंट ऑब्जेक्टिव है उसको पाने के काम नहीं आता, ऐसे सारे इम्पल्सेस को क्या करता है, रोक देता है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो कहते हैं कि नहीं नहीं अभी तो सिर्फ पढ़ना है, हम कुछ नहीं करेंगे, और वो सिर्फ पढ़ते हैं, और जो लिटरली वो जो चाहते हैं कि चलो हम कुछ भी एक हमारा जो मिनिमल हमारा इंजॉयमेंट का जो वे है उसको भी कर ले, लेकिन वो भी नहीं करते, और अपने लिए वो एक बहुत हायर लेवल का ऑब्जेक्टिव सेट करके रखे हैं, उस चक्कर में वो दुखी रहते हैं। अ बिजनेसमैन मे बी सो एंशियस टू ग्रो रिच, ओके, अ बिजनेसमैन मे बी सो एंशियस टू ग्रो रिच, एक जो बिजनेसमैन है वो रिच होने के लिए बहुत परेशान हो सकता है, दैट टू दिस एंड ही सेक्रीफाइसेस हेल्थ, और इसके लिए वो क्या करेगा, यहाँ तक कि रिच होने के लिए वो अपने हेल्थ को भी सेक्रीफाइस कर सकता है, एंड प्राइवेट अफेक्शन, और अपने जो उसके रिलेशनशिप्स हैं लोगों से, फैमिली से, दोस्तों से, उसको भी सेक्रीफाइस कर सकता है। When at last he has become rich, और जब अंत में जब वो रिच हो जाता है, no pleasure remains to him, तो उसके लाइफ में कोई प्लेजर नहीं बचता है, except harrying other people by exhaustion to imitate his noble example, सिवाय इसके कि वो लोगों को दिखा सके कि देखो देखो मैंने कितनी मेहनत की और मैं तुम लोगों के लिए एक नोबल एग्जाम्पल हूँ, मतलब कि सिर्फ दिखावा रह जाता है ये उसके पास एक शो ऑफ करने के लिए कि मैं बहुत नोबल हूँ, मैं कितना रिच हूँ, मैं कितना हाई स्टेटस का हूँ, लेकिन अंदर से वो खुश नहीं है अपने उस स्टेटस से। मेनी रिच लेडीज, बहुत सारी रिच लेडीज ऐसी हैं, ऑल्दो नेचर हैज नॉट एंडोर्ड देम, हालांकि नेचर ने उनको इस बात से ब्लेस्ड नहीं किया है, उनको नहीं दिया है विद एनी स्पॉन्टेनियस प्लेजर इन लिटरेचर और आर्ट। बहुत सारी ऐसी रिच लेडीज हैं जिनका लिटरेचर में, आर्ट में कोई उनको प्लेजर नहीं मिलता है ना, ऐसा उनको नेचुरली नहीं मिला है कि वो बाय इंस्टिंक्ट वो लिटरेचर को, आर्ट को पसंद करें। कौन, रिच लेडीज, कुछ रिच लेडीज डिसाइड टू बी थॉट कल्चर्ड, हालांकि अपने को कल्चर्ड दिखाने के लिए, एंड स्पेंड बोरिंग आवर्स लर्निंग द राइट थिंग टू से अबाउट फैशनेबल न्यू बुक्स, वो क्या करती हैं, घंटों क्या करती हैं वो बुक्स को पढ़ती हैं, और क्या करती हैं कि ताकि वो दो लोगों के बीच में कुछ फैशनेबल बुक्स के नाम बता सके, कुछ बुक्स के बारे में कुछ बोल सके, सिर्फ इसलिए कि वो दिखा सके कि नहीं नहीं हम भी जानते हैं, इसके बारे में हमें भी नॉलेज है, हालांकि उनका उसमें कोई नेचुरल इंस्टिंक्ट नहीं है। कहने का राइटर यहाँ पे क्या पॉइंट आउट करना चाहता है कि हम करते वो हैं जो हमें पसंद नहीं है, और जो हम सच में चाहते हैं वो हम करते नहीं हैं, तो फिर दोनों में कॉन्ट्रास्ट आ जाता है। हमारा माइंड, जैसे यही जो अगर हम रिच लेडीज की बात करें तो इनका माइंड कह रहा है कि नहीं नहीं मुझे कुछ फैशनेबल बुक्स के बारे में जानना चाहिए ताकि मैं शो ऑफ कर सकूं, और उनका जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है वो इसमें इंटरेस्ट नहीं है, उनका इंटरेस्ट है नहीं लिटरेचर में, तो जब वो इन बुक्स को पढ़ रही होंगी घंटों घंटों तो उनको हैप्पीनेस कहाँ से आएगा, वो एंजॉय नहीं कर पाएंगी, और ऐसी ही हालत लगभग सभी की है। इट डज नॉट इट डज नॉट अकर टू देम दैट बुक्स आर रिटन टू गिव डिलाइट, और वो ये समझ नहीं पाती कि जो बुक्स है वो किस लिए लिखी जाती है, टू गिव डिलाइट, डिलाइट देने के लिए, खुश करने के लिए, है ना, खुश होने के लिए, नॉट टू अफोर्ड अपॉर्चुनिटीज फॉर अ डस्टी स्नोबिज्म, स्नोबिज्म मतलब दिखावा, एक झूठा प्राइड। तो राइटर कहता है कि इन रिच लेडीज को ये पता ही नहीं चलता है कि बुक्स किस लिए है, किस लिए लिखी गई हैं, कि आप खुश हो सके, इसलिए नहीं कि आप बस किसी अपॉर्चुनिटी, किसी ऐसे मौके पे जाके आप अपनी प्राइड को दिखाइए, शो ऑफ करिए। इफ यू लुक अबाउट यू
at the men and women whom you can call happy. अगर आप कुछ ऐसे लोगों को देखें जिन्हें जो लगते हैं, जो आपको लगता है कि ये खुश हैं, whom you can call happy, जिनको आप खुश कह सकते हैं, ऐसा लगता है, you will see that they all have certain things in common. आप देखेंगे कि उनमें कुछ चीजें बहुत कॉमन है. The most important of these things is an activity. उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? एक्टिविटी, which at most times is enjoyable on its own account. और उसमें से, और वो बहुत से मौके पर वो जो एक्टिविटी है वो इंजॉयबल है. अगर आप उन एक्टिविटीज को करिए तो आप क्या करेंगे? इंजॉय करेंगे. एंड विच, और जो ग्रेजुअली बिल्ड्स अप समथिंग, वो कुछ एक ऐसा बनाता है दैट यू आर ग्लैड टू सी कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस. और आप जब वो एग्जिस्टेंस में आता है, वही वो एक्टिविटी करते करते एक टाइम के बाद आप जब वो काम हो जाता है तो आपको क्या होता है? आप बहुत खुश होते हैं, ग्लैड टू सी. जैसे समझिए कि आपको प्लांटेशन का शौक है, आप रोज एक पौधे लगाते हैं, वो एक एक्टिविटी है. आप नए नए प्लांट्स लेके आते हैं, फिर सॉइल बनाते हैं. जब 10, 20, 30, 50 पौधे हो जाएंगे, जब वो एग्जिस्टेंस में आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि वाह. तो आपने जो काम किया है उसका जो आउटपुट मिलेगा, उससे आपको बहुत खुशी मिलेगी. वुमेन हु टेक एन इंस्टिंक्टिव प्लेजर इन देयर चिल्ड्रन. ऐसी औरतें जो नेचुरली, ओके, जो नेचुरली क्या करती हैं? अपने चिल्ड्रन, जो उनके बच्चे हैं, उनको टेक केयर करने में उनको मजा आता है. कुछ ऐसी होती हैं होम मेकर जिनको घर का देखभाल करने में, बच्चों का देखभाल करने में उनको बहुत अच्छा लगता है. which many women, especially educated women, do not. हालांकि ये कुछ वुमेन को ही पसंद है, बहुत सारी वुमेन को नहीं पसंद है, जिसमें से एजुकेटेड वुमेन भी है. उनको नहीं है बच्चों को देखना, घर की देखभाल करना, उनको नहीं अच्छा लगता. कैन गेट दिस काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ ब्रिंगिंग अप अ फैमिली. और वही वुमेन जो चिल्ड्रन की देखभाल करती हैं, उन्हें एक तरह का सेटिस्फैक्शन मिलता है जब वो फैमिली का टेक केयर करती हैं. ओके, तो ये उनका नेचुरल इंक्लिनेशन है, फैमिली को का देखभाल करना, बच्चों का देखभाल करना, तो उसको एंजॉय करती हैं. और इसी एक्टिविटी से उनको ऑटोमेटिकली हैप्पीनेस आ जाता है. आर्टिस्ट एंड ऑथर एंड मेन ऑफ साइंस. जो आर्टिस्ट हैं, ऑथर्स हैं, मेन ऑफ साइंस मतलब साइंटिस्ट, गेट हैप्पीनेस इन दिस वे. वो हैप्पीनेस कैसे पाते हैं? देयर ओन वर्क सीम्स गुड टू देम. जब उनका खुद का वर्क उन्हें अच्छा लगता है, जब वो अपने वर्क से सेटिस्फाई होते हैं, तो वो बहुत खुश होते हैं. आप देखेंगे सब कुछ क्या है? ये सब एक्टिविटी से रिलेटेड है. कुछ ना कुछ कर रहे हैं तो उन्हें अच्छा लग रहा है. बट देर आर मेनी हम्बलर फॉर्म्स ऑफ द सेम काइंड ऑफ प्लेजर. हालांकि इससे भी ज्यादा हम्बलर, सिंपल तरीके भी हैं प्लेजर को गेन करने के. मेनी मेन हु स्पेंड देयर वर्किंग लाइफ इन द सिटी. बहुत सारे लोग जो अपनी लाइफ सिटी में स्पेंड करते हैं, वहां पे काम करते हैं. डिवोट देयर वीकेंड्स टू वॉलंटरी एंड अनरिम्यूनरेटेड टॉयल इन देयर गार्डन्स. बहुत सारे ऐसे लोग जो सिटी में काम करते हैं, वो क्या करते हैं? वीकेंड्स में वॉलंटरी मतलब स्वेच्छा से, कोई उनसे कहता नहीं कुछ करने के लिए, वो स्वेच्छा से जाते हैं और क्या काम कर, अनरिम्यूनरेटेड मतलब बिना सैलरी के, बिना पेमेंट के, टॉयल काम करते हैं गार्डन्स में, अपने गार्डन्स में. एंड व्हेन द स्प्रिंग्स कम, और जब स्प्रिंग का सीजन आता है, दे एक्सपीरियंस ऑल द जॉय ऑफ हैविंग क्रिएटेड ब्यूटी. तो उन्हें बहुत खुशी मिलती है जब वो अपने गार्डन में तरह तरह के ब्यूटीफुल फ्लावर्स देखते हैं, प्लांट्स देखते हैं, उनका गार्डन चमक रहा होता है. ठीक है, तो जब ये देखते हैं तो उन्हें खुशी होती है. इट इज इम्पॉसिबल टू बी हैप्पी विदाउट एक्टिविटी. बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन. राइटर कहता है कि विदाउट एक्टिविटी खुश होना इम्पॉसिबल है. बट इट इज ऑल्सो इम्पॉसिबल टू बी हैप्पी. बल्कि तब भी हैप्पी होना इम्पॉसिबल है इफ द एक्टिविटी इज एक्सेसिव. अगर आप बहुत ज्यादा एक्टिविटी कर रहे हैं तो, और ऑफ अ रिपल्सिव काइंड, या तो थका देने के तरीके का अगर आपका काम है, तो भी आपको खुशी नहीं मिलेगी. ठीक है, अभी इसका एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा है. जैसे कि अगर आप शौक से गार्डनिंग कर रहे हैं तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आपको ये एक कंपल्शन हो जाए, मजबूरी हो जाए कि आपको गार्डनिंग करनी है, और उसके लिए आप बहुत ज्यादा एक्सेस मेहनत कर रहे हैं,
तब अब उसमें क्या हो जाएगा कि वो मजबूरी हो जाएगी, आपको उतना प्लेजर नहीं मिलेगा। एक्टिविटी इज अग्रीएबल, एक्टिविटी कोई भी एक्टिविटी तभी अच्छी है, तभी तक अग्रीएबल मतलब करने लायक है या फेवरेबल है, प्लेजरेबल है, व्हेन इट इज डायरेक्टेड वेरी ऑब्वियसली, जब ये नेचुरली आए, ऑब्वियसली आए, है ना, टू अ डिजायर्ड एंड। एंड कि डिजायर एंड मतलब जो आप चाहते हो करना, कि ये ऐसा हो, अगर वो उसी सेंस में हो रहा है, अगर मुझे लगता है कि 2 घंटे करके गार्डनिंग मुझे मुझे अच्छा लगेगा, और अगर मैं 2 घंटे ही कर रहा हूँ, तब जाके वो एक्टिविटी क्या है, डिजायरेबल या प्लेजरेबल होगा। एंड इज एंड इज नॉट इन इट सेल्फ कॉन्ट्ररी टू इम्पल्स, और ये एक्टिविटी जो है आपके इम्पल्स के ऑपोजिट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कि अब 2 घंटे के बाद आपको करने का मन नहीं हो रहा है, लेकिन आप जबरदस्ती कर रहे हैं, तब वो इंजॉयमेंट उसमें नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें आपका इम्पल्स, डिजायर नहीं है। अ डॉग अ डॉग विल परसू रैबिट्स, एक डॉग है वो क्या करेगा, रैबिट को परसू करेगा उस पॉइंट तक, टू द पॉइंट ऑफ कंप्लीट एग्जॉशन, जब तक कि वो थक नहीं जाता तब तक वो रैबिट को परसू करेगा। एंड बी हैप्पी ऑल द टाइम, और इस काम को करते हुए वो खुश भी रहता है, जब तक कि वो थक ना जाए तब तक वो उसको परसू करेगा और खुश रहता है। बट इफ यू पुट द डॉग ऑन अ ट्रेड मिल, लेकिन अगर आप उस डॉग को ट्रेड मिल पे दौड़ाएं, एंड गिव हिम अ गुड डिनर, और आप उसको एक डिनर, बहुत अच्छा डिनर दें, ऑफर करें, आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे बाद, ही वुड नॉट बी हैप्पी, तो वो खुश नहीं होगा, टिल ही गॉट द डिनर। ठीक है, जब तक कि उसे डिनर नहीं मिल जाती। यानी कि कुत्ता रैबिट के पीछे दौड़ के तो खुश है, लेकिन ट्रेड मिल पे दौड़ के नहीं खुश है। क्यों? क्योंकि कुत्ते का रैबिट के पीछे दौड़ना नेचुरल है, बट कुत्ते का ट्रेडमिल पे दौड़ना नेचुरल नहीं है, बिकॉज ही वुड नॉट हैव बीन इंगेज इन अ नेचुरल एक्टिविटी मीनवाइल। क्यों? क्योंकि नेचुरल नहीं है ट्रेडमिल में दौड़ना, है ना। वन ऑफ द डिफिकल्टीज ऑफ आवर टाइम इज दैट, हमारे समय के बहुत सारी डिफिकल्टीज में, मुश्किलों में एक ये भी मुश्किल है, इन अ कॉम्प्लेक्स मॉडर्न सोसाइटी, इस कॉम्प्लेक्स मॉडर्न सोसाइटी में, few of the things that have to be done have the naturalness of hunting। उसमें से few of the things that have to be done, जो चीजें होनी है उसमें से जो कुछ चीजें हैं, have the naturalness of hunting। तो क्या है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो परसू करके ही मिलती हैं, है ना, नेचुरलनेस ऑफ हंटिंग, परसू, और वो नेचुरल है। द कॉन्सिक्वेंस इज दैट, और उसका कॉन्सिक्वेंस ये है, दैट मोस्ट पीपल इन अ टेक्निकली एडवांस कम्युनिटी, कि बहुत सारे लोग, स्पेशली टेक्निकली एडवांस कम्युनिटी, समाज के लोग, हैव टू फाइंड देयर हैप्पीनेस आउटसाइड द वर्क बाय व्हिच दे मेक देयर लिविंग। तो उन्हें अपना हैप्पीनेस कहाँ ढूंढना पड़ता है? अपने काम के बाहर, जो काम वो कर रहे होते हैं उसके बाहर हैप्पीनेस ढूंढते हैं। एंड इफ देयर वर्क इज एग्जॉस्टिंग, अगर उनका वर्क थका देने वाला है, देयर प्लेजर विल टेंड टू बी पैसिव, तो उनका प्लेजर क्या हो जाएगा? पैसिव। वो क्या हो जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। अब क्या हो जाएगा कि वो शांत हो जाएगा, इनडायरेक्ट हो जाएगा। आप अपना काम करके जो आप कर रहे हैं, जिससे आपको लाइफ जीते हैं, आप अपने नीड्स को कंप्लीट करते हैं, फुलफिल करते हैं, उस काम को करने, वो एग्जॉस्टिंग है, आप थक जा रहे हैं, तो फिर डिजायर के लिए कोई बचता नहीं, ऑप्शन नहीं बचता। आप क्या करेंगे? आप तो थक गए, फिर अगले दिन फिर आपको ऑफिस जाना है, तो जो डिजायर है वो पैसिव हो जाता है, वो पीछे चला जाता है। वॉचिंग अ फुटबॉल मैच और गोइंग टू द सिनेमाज लीव्स लिटिल सेटिस्फैक्शन आफ्टरवर्ड्स। तो उसके बाद अगर आप फुटबॉल देख रहे हैं, फुटबॉल मैच देख रहे हैं या सिनेमा जा रहे हैं, तो ये बहुत कम सेटिस्फैक्शन मिलता है। एंड डज नॉट इन एनी डिग्री ग्रेटिफाई क्रिएटिव इम्पल्स, और आपके अंदर जो क्रिएटिव इम्पल्स है, जो क्रिएटिव इंस्टिंक्ट है, वो भी क्या है? ग्रेटिफाई। वो डिग्री बढ़ती नहीं है, घटती है। आप क्रिएटिव भी नहीं हो पाते हैं, आप तो रोबोट हो जाते हैं। सुबह से शाम ऑफिस, फिर आके आप थक गए, फिर सो गए, फिर अगले दिन वही सेम रूटीन। द सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्लेयर्स, जो प्लेयर्स का सेटिस्फैक्शन है, हुआ एक्टिव, जो एक्टिव है और वो खेल भी रहे हैं, नेचुरली उनका काम भी वही है, इज अ क्वाइट अ डिफरेंट ऑर्डर। ठीक है, तो उनका जो
प्लेजर होगा वो डिफरेंट ऑर्डर का होगा। द विश टू बी रेस्पेक्टेड बाय नेबर्स, ये इच्छा कि जो नेबर है हमारा वो मुझे रेस्पेक्ट करे, एंड द फियर ऑफ बीइंग डिस्पाइज्ड, और क्रिटिसाइज होने का जो डर है बाय देम, ड्राइव मेन एंड वुमेन। तो ये इस वजह से ये जो मेन एंड वुमेन क्या है, मेन एंड वुमेन इनटू वेज ऑफ बिहेवियर, तो मेन एंड वुमेन क्या करते हैं, ऐसा बिहेव करने लगते हैं which are not prompted by any spontaneous impulse, जो उनका spontaneous नेचुरल उनका बिहेवियर नहीं होता है। इसको मैं और सिंप्लीफाई कर देती हूँ। जैसे हम लोग हैं, हम लोग कभी कभी वो बिहेव करते हैं जो हम नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि अरे बगल का नेबर क्या सोचेगा, वो मुझे क्या करेगा, वो हमें क्रिटिसाइज करेगा, वो मुझे रेस्पेक्ट नहीं करेगा, इसलिए हम वैसा बिहेव करते हैं जैसा दूसरे चाहते हैं। तो हम दूसरे को खुश करने के लिए, उनके क्रिटिसिज्म से बचने के लिए, उनके ऑब्जेक्शन से बचने के लिए हम अपना नेचुरल बिहेवियर को दबा देते हैं, और हम उस बिहेवियर को पोर्ट्रे करते हैं जिनसे समाज में क्या है, हमें रिस्पेक्ट मिले। और उसको एक सोशली करेक्ट कहा जाता है कि अगर आप ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि सब लोग आपसे खुश हैं, भले आप खुश हो चाहे ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, सो कॉल्ड करेक्ट बिहेवियर, द पर्सन हु इज ऑलवेज करेक्ट। राइटर कहता है कि जो इंसान हमेशा करेक्ट है, करेक्ट मतलब समाज की नजरों में जो करेक्ट है, इज ऑलवेज बोर्ड, वो हमेशा बोर होता है ना, क्योंकि वो अपनी इच्छा का कुछ कर नहीं रहा है, वो वैसे बिहेव कर रहा है जैसे समाज उसको चाहता है, जैसे वो चाहता है कि समाज उसको रेस्पेक्ट करे। अगर मैं ऐसे ऐसे रहूंगा तब मुझे समाज रेस्पेक्ट करेगा। और ऑलमोस्ट ऑलवेज, या तो वो इंसान हमेशा बोर रहेगा या तो मोस्ट ऑफ द टाइम बोर रहता है। इट इज हार्ट ट्रेंडिंग to watch mothers teaching their children to curb their joy of life। ये बड़ा ही हार्ट ट्रेंडिंग है, मतलब दिल को दुखाने वाला है ये देखना कि जो मदर्स हैं वो टीच करती हैं अपने बच्चों को टू कर्व, दबाना, अपने हैप्पीनेस को दबाना सिखाती हैं कुछ मदर अपने बच्चों को कि इतना कूदो मत, इतना जोर से हंसो मत, इतना बोलो मत, चुप रहो, शांत रहो। एंड बिकेम अ सीडेड पपेट, सीडेड मतलब होता है काम, कंपोज्ड। और वो कहती हैं एकदम हिलना डुलना मत, चुपचाप बैठे रहना, हमारे घर पे गेस्ट आ रहे हैं। सीडेड मतलब काम, पपेट्स हो जाओ, है ना। वो क्या करते हैं, वो अपने चिल्ड्रन के जो इंस्टिंक्ट है, जो करना चाहता है, जो उसके डिजायर्स हैं, जो उसके एक्शंस हैं, उसको क्या करती हैं, कर्व कर देते हैं, दबा देती हैं, ऐसी जो मदर है। और ये बड़ा क्रूअल है। लेस्ट अदरवाइज दे शुड बी थॉट, नहीं तो मदर क्या कहती है, अगर तुम ऐसे नहीं रहोगे तो दे शुड बी थॉट, तुम लोग कैसे माने जाओगे, टू बिलोंग टू अ लोअर सोशल क्लास, तो ऐसा लगेगा कि तुम या हम लोअर सोशल क्लास से हैं, इसलिए ज्यादा बोलना नहीं है, ज्यादा हंसना नहीं है। दैट टू विच देयर पेरेंट्स एस्पायर, और पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि हम लोअर सोशल क्लास नहीं, अपर क्लास के माने जाए, और इसलिए हमें इन अ सर्टेन वे बिहेव करना पड़ता है कि आप एक सर्टेन तरीके से कपड़े पहनिए, उठिए, बैठिए, क्या खा रहे हैं, कहाँ खा रहे हैं। ये क्या करते हैं, हम दूसरों के हिसाब से करते हैं कि हम अपर क्लास के कैटेगरी में हमें कंसीडर किया जाए। द परसूट ऑफ सोशल सक्सेस, ये जो सामाजिक सफलता है, ये जो परसूट है, इसको जो पाने की जो लालसा है, इन द फॉर्म ऑफ प्रेस्टीज, एक प्रेस्टीज मतलब कि रिस्पेक्ट और पावर दोनों के फॉर्म में, है ना, कि समाज में हमारी बहुत इज्जत हो और बहुत पावर हो, इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्स्टिकल, ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट बाधा है टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस के रास्ते में इन अ कॉम्पिटिटिव सोसाइटी। एक कॉम्पिटिटिव सोसाइटी में हैप्पीनेस पाने में सबसे बड़ी बाधा यही है कि आप समाज में प्रेस्टीज चाहते हैं, पावर चाहते हैं, उसके लिए आप एक अलग तरीके से बिहेव करते हैं, है ना। आई एम नॉट डिनाइंग दैट सक्सेस इज एन इंग्रेडिएंट इन हैप्पीनेस टू सम। राइटर कहता है कि मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रहा कि जो सक्सेस है वो हैप्पीनेस का इंग्रेडिएंट नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप की सक्सेस से हैप्पीनेस नहीं मिलती, मैं ये बात नहीं कह रहा। अ वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, बट लेकिन इट डज नॉट बाय इटसेल्फ, लेकिन ये सफिश टू सेटिस्फाई मोस्ट पीपल, लेकिन ये जो सक्सेस नाम का जो इंग्रेडिएंट है ये सबको सेटिस्फाई नहीं करता।
ये कुछ लोगों के केस में ही सही है, ठीक है। यू मे बी रिच एंड एडमायर्ड, आप रिच हो सकते हैं, आप प्रशंसा के योग्य हो सकते हैं, बट इफ यू हैव नो फ्रेंड्स, नो इंटरेस्ट, नो स्पॉन्टेनियस यूजलेस प्लेजर, अगर आपके पास दोस्त नहीं है, अगर आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, इच्छा नहीं है, नो स्पॉन्टेनियस यूजलेस प्लेजर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टर्म। अगर आपके पास स्पॉन्टेनियस मतलब तुरंत, यूजलेस प्लेजर, कोई ऐसा प्लेजर यूजलेस कि टहल रहे हैं, बस हम ऐसे ही टहल टहल रहे हैं, किसी नुक्कड़ पे चाय पी रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इलॉजिकल सा, वो करके हमें खुशी मिल रही है, अगर ऐसा कुछ आपके साथ नहीं है, यू विल बी मिजरेबल, तो आपकी स्थिति बहुत दयनीय है। ऐसा कौन कह रहा है? बर्ट्रैंड रसल। ये ऐसा है कि आप लोग इस चीज से को बहुत कोरिलेट कर पा रहे होंगे। ऐसी बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में होती हैं, अगर हमारी लाइफ में नहीं हो रही होती हैं तो किसी हमारे फ्रेंड की लाइफ में हो रही होती हैं, बट हो रही होती हैं। लिविंग फॉर सोशल सक्सेस इज वन फॉर्म ऑफ लिविंग बाय अ थियरी। अगर आप सोशल सक्सेस के लिए जी रहे हैं तो इट मीन्स कि आप किसी थियरी को अपना के जी रहे हैं। सोशल सक्सेस के लिए जीना मतलब एक थियरी के माध्यम से जीना, ये एक थियरी है जो आपकी लाइफ का, कि मुझे सोशल सक्सेस पाने के लिए जीना है। एंड ऑल लिविंग बाय थियरी, और वो सभी लोग जो किसी थियरी, किसी फिलॉसफी के माध्यम से लाइफ को जी रहे हैं, इज डस्टी एंड डेसिकेटिंग। डेसिकेटिंग मतलब होता है ड्राई, डस्टी मतलब वही आप धूल से समझ रहे हैं। तो लाइफ बहुत डेसिकेटिंग ड्राई है, उसमें कुछ भी नहीं है, है ना, रूखा बेजान सी आपकी जिंदगी है। इफ अ मैन और वुमन हु इज हेल्दी एंड हैज इनफ टू ईट इज टू बी हैप्पी, अगर कोई मैन है या वुमन है जो कि हेल्दी है और उसके पास पर्याप्त खाना है, ठीक है, इनफ टू ईट इज टू बी हैप्पी, तो वो खुश है। देयर इज नीड ऑफ टू थिंग्स दैट, तो दो चीजों की जरूरत है। एट फर्स्ट साइट, पहली बार में, माइट सीम एंटागोनिस्टिक, तो ये आपको थोड़ा सा एंटागोनिस्टिक विरोधाभास लग सकता है, लेकिन ऐसे मैन एंड वुमेन जो कि हेल्दी हैं और उनके पास अच्छा खासा खाना है, भोजन है कि खा के वो खुश हो सकते हैं, उनके लिए दो चीजें जरूरी हैं। देयर इज नीड फर्स्ट, तो पहली जरूरी चीज क्या है? ऑफ अ स्टेबल फ्रेमवर्क बिल्ट अराउंड अ सेंट्रल पर्पस, उनको एक स्टेबल फ्रेमवर्क, ड्राफ्ट की जरूरत है। हम कहते हैं ना कि चलो एक ड्राफ्ट बना लेते हैं कि कैसे कोई भी काम को करना है, प्लानिंग कर लेते हैं, तो उनको एक स्टेबल फ्रेमवर्क की जरूरत है अराउंड अ सेंट्रल पर्पस, एक मुख्य पर्पस उनके लाइफ में होना चाहिए, और उस पर्पस को पाने के लिए उनके पास एक फ्रेमवर्क होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाकी चीजें उनके साथ ठीक है, वो खुश हैं, उनके पास भोजन है, पैसे हैं। एंड सेकेंड, दूसरा, ऑफ व्हाट मे बी कॉल्ड प्ले, और एक दूसरी चीज क्या जरूरी है, जिसको हम प्ले कह सकते हैं, दैट इज टू से, कहने का मतलब ऑफ थिंग्स दैट आर डन मेरिली बिकॉज, कुछ ऐसी चीजें जो सिर्फ इसलिए की जाती हैं बिकॉज दे आर फन, क्योंकि उनको करके अच्छा लगता है। यानी कि कुछ यूजलेस पर्पसलेस एक्टिविटी भी करनी चाहिए सिर्फ इसलिए कि वो करके आप इंजॉय करते हैं, वो आपको अच्छा फील होता है, इसलिए नहीं कि उसका कोई पर्पस है। तो एक तरफ राइटर कह रहा है कि पर्पस भी होना चाहिए लाइफ में, और दूसरी तरफ फन भी होना चाहिए, यानी कि देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस ऑफ पर्पस एंड फन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड नॉट बिकॉज दे सर्व सम सीरियस एंड। तो ऐसी एक्टिविटी इसलिए नहीं कि क्योंकि उनका सीरियस मैसेज है, उस एक्टिविटीज का कोई सीरियस पर्पस है, सिर्फ इसलिए करिए क्योंकि करने में फन है, मजा है। तो है ना, दोनों एंटेगनिस्टिक, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। द सटल फ्रेमवर्क मस्ट बी एन एम्बॉडीमेंट ऑफ फेयरली कांस्टेंट इम्पल्स, ये जो फ्रेमवर्क है, जो सेटल्ड यानी कि जो डिसाइडेड फ्रेमवर्क होगा, मस्ट बी एन एम्बॉडीमेंट, तो वो कैसा होना चाहिए? ऑफ फेयरली कांस्टेंट इम्पल्सेस, जो आप फ्रेमवर्क बनाएंगे उसमें आप अपने इम्पल्सेस को, अपने डिजायर को प्लेस करेंगे, इंपॉर्टेंस देंगे। दैट इज टू से मतलब दोज कनेक्टेड विद फैमिली और वर्क, ऐसे काम, ऐसे इंस्टिंक्ट जो फैमिली से या वर्क से क्या होंगे? कनेक्टेड होंगे।
इफ द फैमिली हैज बिकम स्टेडली हेटफुल, अगर फैमिली हेटफुल हो गई है, और द वर्क यूनिफॉर्मली अर्कसम, या तो आपका वर्क इरिटेटिंग है, अर्कसम परेशान करने वाला है, दे कैन नो लॉन्गर ब्रिंग हैप्पीनेस, तो फिर आप कितना भी कोशिश कर ले वो हैप्पीनेस आपको नहीं मिलेगा। बट इट इज वर्थ, लेकिन ये फिर भी वर्थ है, लायक है, व्हाइल टू इंड्योर एक ओकेजनल हेटफुलनेस, कभी कभी हेटफुलनेस भी कभी कभी अगर ओकेजनल हो तो सहा जा सकता है, और अर्कसम या तो डिस्टर्ब करने वाला हो, इरिटेट करने वाला हो, इफ दे आर नॉट फेल्ट कंटिन्यूअली। सी कहने का मतलब है कि कभी कभी अगर ओकेजनल झगड़े हो रहे हैं घर में, कुछ परेशानियां हैं, उसको भी झेला जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड दे आर मच लेस लाइकली टू बी फेल्ट continually if advantage is taken off opportunities for play, और एंड दे आर मच लेस लाइकली, और संभावना है कि आप उसको कंटिन्यूअसली फील करेंगे अगर अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को आप प्ले की तरह लेंगे, है ना। द होल सब्जेक्ट ऑफ हैप्पीनेस हैज, ये जो हैप्पीनेस का जो पूरा सब्जेक्ट है, इन माई माइंड, मेरे दिमाग में है, कैसे है, बीन ट्रीटेड टू सॉलेमली, तो मेरे दिमाग में मैंने इसको बहुत सीरियसली कंसीडर किया है, ऐसा कह रहे हैं बर्ट्रैंड रसेल। ओके, इट हैज बीन थॉट दैट इट हैज बीन थॉट, ऐसा माना जाता है दैट मेन कैन नॉट बी हैप्पी विदाउट अ थियरी ऑफ लाइफ, कि इंसान या मेन जो लोग हैं, मेन हैं, वो किसी थियरी के बिना या किसी रिलीजन के बिना खुश नहीं हो सकते, ऐसा माना जाता है। परहैप्स दोज हु हैव बीन रेंडर्ड अनहैप्पी, रेंडर्ड मतलब बना दिया गया, है ना, मेड या हो गया, तो परहैप्स दोज, खासकर वो लोग हु हैव बीन रेंडर्ड अनहैप्पी, जो अनहैप्पी हो गए हैं, सैड हो गए हैं बाय अ बैड थियरी, किसी बैड थियरी को अपनाने से, में नीड अ बेटर थियरी, उनको एक अच्छी थियरी की जरूरत है, कि जीवन जीने के लिए एक अच्छी थियरी की जरूरत है, टू हेल्प देम टू रिकवरी, और जब उन्हें एक अच्छी थियरी मिल जाएगी तो वो जो अनहैप्पी हुए हैं, जो सैड हुए हैं, वो रिकवर हो जाएंगे। जस्ट एज यू मे नीड अ टॉनिक, वैसे ही जैसे आपको एक टॉनिक की जरूरत पड़ती है when you have been ill, जब आप बीमार होते हैं। but when things are normal, जब चीजें नॉर्मल हैं, a man should be healthy without a tonic, तो एक इंसान को बिना टॉनिक के ही हेल्दी रहना चाहिए, एंड हैप्पी, एंड खुश रहना चाहिए, एंड हैप्पी विदाउट अ थियरी, और बिना थियरी के खुश रहना चाहिए। ओके, इट इज द सिंपल थिंग दैट रियली मैटर, और ये सबसे, यही सिंपल थिंग जो क्या है, मैटर करती है। इफ अ मैन डिलाइट्स इन हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, अगर कोई इंसान, उसको अपने बच्चों में और अपनी वाइफ में उसको खुशी मिलती है, हैज सक्सेस इन वर्क, और अपने वर्क में वो सफल है, एंड फाइंड्स प्लेजर इन द ऑल्टरनेशन ऑफ डे एंड नाइट, और ये बदलते दिन और रात में उसको प्लेजर मिलता है कि चलो आज रात गई, कल नया दिन आएगा, उसमें कुछ नया करेंगे। स्प्रिंग एंड ऑटम, ये जो सीजन चेंज हो रहे होते हैं तो उसको खुशी मिल रही होती है। ही विल बी हैप्पी वॉट एवर हिज फिलोसफी में बी, तो उसकी फिलोसफी कुछ भी हो वो खुश रहेगा, क्यों, क्योंकि वो बाय नेचुरल ही वो इंजॉय करता है इन चीजों को। इफ ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ अगर ही फाइंड्स हिज वाइफ हेटफुल, अगर अपनी वाइफ से वो नफरत करता है, हिज चिल्ड्रन नॉइज अनएंड्योरेबल, और उसके जो बच्चे जो घर में शोर मचा रहे होते हैं उससे बर्दाश्त नहीं होता, एंड द ऑफिस अ नाइटमेयर, और ऑफिस उसके लिए नाइटमेयर है, सबसे बुरा एक्सपीरियंस है। इफ इन द डे टाइम ही लॉन्ग्स फॉर नाइट, दिन में अगर वो रात की चाह कर रहा है, एंड एट नाइट, और रात में ही साय फॉर द लाइट ऑफ डे, वो दिन का इंतजार करता है, देन व्हाट ही नीड्स इज नॉट अ हैप्पी फिलोसफी, तो उसको एक, सॉरी, इज नॉट अ न्यू फिलोसफी, तो उसको किसी न्यू फिलोसफी की जरूरत नहीं है, बल्कि अ न्यू रेजिमे, मतलब रूल, रेजिमे मतलब रूल, तो उसको एक नई फिलोसफी की नहीं, बल्कि उसको एक नए रूल की जरूरत है। ओके, अ डिफरेंट डाइट, कोई डिफरेंट डाइट, और मोर एक्सरसाइज, या तो ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज, और व्हाट नॉट, या और भी बहुत कुछ उसको बदलने की जरूरत है। मैन इज एन एनिमल एंड हिज हैप्पीनेस डिपेंड्स अपॉन हिज फिजियोलॉजी
more than he likes to think. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको रट लेंगे। अगर क्वेश्चन बनता है टेक्स्ट से तो ये लाइन को के पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। मैन क्या है? एक एनिमल है। ऊपर में राइटर ने कहा कि इंसान को लगता है कि वो एनिमल से बहुत डिफरेंट है, जितना कि वो है नहीं। नाउ द राइटर इज सेइंग कि मैन इज एन एनिमल। इंसान क्या है? वो एक जानवर है, एनिमल है। एंड हिज हैप्पीनेस डिपेंड्स अपॉन हिज फिजियोलॉजी। उसकी जो हैप्पीनेस है उसके फिजियोलॉजी पे डिपेंड करती है, यानी कि रिलेटेड टू बॉडी। उसके जो एक्शंस हैं, जो उसके फिजिकल वर्क है, जो फिजिकल एक्टिविटी है, उसकी हैप्पीनेस उस पर डिपेंड करती है। मोर देन ही थिंक्स, ही लाइक्स टू थिंक। उससे ज्यादा जितना कि वो सोचता है, यानी कि आप सोचते हैं कि मुझे ये करने में खुशी मिलती है, नहीं, आपकी फिजियोलॉजी कुछ और कहती है। आपका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, जिस तरह के आप बने हुए हैं, आप फिजिकल एक्टिविटी करके ही खुश होंगे। दिस इज अ हम्बल कंक्लूजन, और ये एक बहुत ही हम्बल कंक्लूजन है। बट आई कैन नॉट मेक माई सेल्फ डिसबिलीव इट। हालांकि मैं अपने आप को इसे डिसबिलीव नहीं करता, मतलब कि बिलीव करता है। अनहैप्पी बिजनेसमैन, एक अनहैप्पी बिजनेसमैन, आई एम कन्विंस्ड, मैं इस बात से कन्विंस्ड हूं कि वुड इंक्रीज देयर हैप्पीनेस। एक अनहैप्पी बिजनेसमैन अपनी हैप्पीनेस को इंक्रीज कर सकता है या करता होगा मोर बाय वॉकिंग 6 माइल्स एवरी डे। क्या करेगा? 6 माइल्स, 6 माइल्स अधिक वॉक करके वो खुश हो जाएगा। देन बाय एनी कंसीवेबल चेंज ऑफ फिलोसफी। एक जो अनहैप्पी बिजनेसमैन है, ना कि वो अपनी फिलॉसफी को चेंज करके खुश होगा, बल्कि वो वॉक करता ही है, और अगर वो वॉक करने में 6 माइल्स और बढ़ा दे, यानी कि थोड़ा और वॉक कर ले और फिजिकल एक्सरसाइज कर ले, फिजिकल एक्टिविटी कर ले, तो वो उसके खुश होने के ज्यादा चांसेस है रादर कि वो अपनी फिलॉसफी को चेंज करे। दिस इंसिडेंटली, मतलब फाइनली, वॉज द ओपिनियन ऑफ जेफरसन। ये ओपिनियंस किसका था? जेफरसन का था। ही वॉज अ मिनिस्टर हु ऑन दिस ग्राउंड डिप्लोर्ड द हॉर्स। जेफरसन क्या करते थे? हॉर्स को क्रिटिसाइज करते थे। और हॉर्स को क्रिटिसाइज करने का मतलब कि ही प्रेफर्ड वॉकिंग। तो वो कहते थे कि अरे हॉर्स बेकार चीज है, इंसान को वॉक करना चाहिए, है ना। ही वॉज ए स्टेट्समैन, बिजनेसमैन, जेफरसन। और वो कहते थे कि अधिक से अधिक वॉक करो, अधिक से अधिक फिजिकल एक्टिविटी करो, और इसलिए वो हॉर्स हॉर्स पे चलना, इसको वो डिप्लोर करते थे, क्रिटिसाइज करते थे। डिप्लोर मतलब क्रिटिसाइज करना। लैंग्वेज वुड हैव फेल्ड, तब तो उनके पास कोई शब्द ही नहीं बचता। इफ, अगर, ही कुड हैव फोरसीन द मोटर कार, अगर वो उस जमाने में मोटर कार देख लिए होते तो उनके पास तो वो तो स्पीचलेस हो जाते, उनके पास तो कोई शब्द नहीं बचता कि वो कुछ कहें। तो ये रहा हमारा ऐसे द रोड टू हैप्पीनेस। यहाँ पे ऐसे हमारा कंप्लीट होता है। आई एम श्योर आप लोगों को समझ में आया होगा। और दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच।